अगर तुम YouTube पर SIP के बारे में सिर्फ वीडियोस देखकर SIP करने का मन बना चुके हो तो तुम अपने पैसों का लॉस अपने हाथों से करने जा रहे हो। आज तुम YouTube पर सर्च करो हाउ टू स्टार्ट SIP, तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगी इस पर कि कैसे SIP करके अमीर बने, बेस्ट SIPs कौन सी हैं, SIP में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके करोड़पति कैसे बने, वगैरह वगैरह। तुम वीडियोस देखते हो और वही घिसी पिटी तुम्हें स्टोरी सुनाई जाती है कि दो दोस्त थे 25-25 साल के, जिसमें एक ने हर महीने SIP करी और दूसरा अपना बचा हुआ पैसा यूं ही उड़ाता रहा और फिर लगभग 20 साल बाद पहला तो करोड़पति बन गया और दूसरा दोस्त वहीं पर अटका रहा। बढ़िया, सुनने में तो बहुत मजा आया, बट इन कहानियों में ना बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जो वीडियो बनाने वाला तुमसे बताता ही नहीं, क्योंकि ऐसी वीडियोस या तो मेनली स्पॉन्सर्ड होती हैं या उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक अफिलिएट लिंक लगा हुआ होता है ताकि तुम वहां जाकर साइन अप करो और उनको एक मोटी कमीशन मिल जाए। ऐसे में अगर उन वीडियोस में तुमको SIP की डार्क साइड्स बता दी जाएंगी तो इससे उनकी कमाई कैसे होगी। आज खासकर इंडिया में SIP को ऐसे बेचा जा रहा है जैसे ये कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान है, एक मैजिक फॉर्मूला है, बस शुरू करो और भूल जाओ, देन कुछ सालों बाद ही तुम करोड़पति बन जाओगे। बट अगेन मैं कह रहा हूँ कि ऐसी वीडियोस में बहुत अधूरी जानकारियां दी जाती हैं एंड अधूरी जानकारी के साथ कोई एक्शन लेने वाला इंसान आगे चलकर हमेशा पछताता है। आज मैं तुम्हें दोस्तों SIP के बारे में वो चीजें शेयर करूंगा जो कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स, कई म्यूचुअल फंड एप्स, कई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर तुमसे हमेशा छुपाते हैं। ये वीडियो देखो SIP के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियोस ब्लाइंड ट्रस्ट के अगेंस्ट है जो लोगों ने SIP को लेकर फैला रखा है। और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि क्या तुमको SIP करनी चाहिए, क्या तुम्हारे लिए SIP बनी है, क्या तुम इसमें सिर्फ अपना पैसा खराब करोगे। सो नंबर 1, वो 12% का झूठ जो लगभग हर वीडियो में फैलाया जाता है वो पूरा सच नहीं है। एक चीज तुम्हें लगभग हर वीडियो में दिखाई जाती है कि म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकली 12% एनुअल रिटर्न तो देता ही देता है और ये टेक्निकली गलत नहीं है, पर ये पूरा सच भी नहीं है। एंड इन दोनों के बीच का गैप तुम्हारे लाखों रुपए खा सकता है। ध्यान से समझना कैसे। ये जो तुमको 12% के बारे में बताया जाता है वो 12% होता है नॉमिनल रिटर्न, मतलब सिर्फ नंबर्स पर रिटर्न, बिना किसी और चीज को कंसीडर किए। बट असली पैसा तो वो होता है ना जो एट द एंड तुम्हारे हाथ में आता है। लेकिन जब हम अपना पैसा कहीं पर सालों से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी होती है और वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है, हर साल चीजें थोड़ी महंगी हो जाती हैं, ये सबको पता है। आज जो दूध 60 रुपए लीटर है, 10 साल बाद वो शायद 100 रुपए लीटर होगा। इंडिया में RBI के डेटा के मुताबिक एवरेज इन्फ्लेशन पिछले 20 सालों में रफली साल का 5 से 7% तक रहा है। तो अगर तुम्हारी ये SIP 12% नॉमिनल रिटर्न दे रही है और इन्फ्लेशन लेट से 6% है तो तुम्हारा असली रिटर्न तो सिर्फ 6% हुआ। बट कोई ना, 6% को भी मान लेते हैं कि ठीक है, कुछ आ ही तो रहा है। लेकिन जब मैं तुम्हें इसको सही से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मान लो तुम आज 25 के हो और आज से ही तुम 5,000 रुपए महीना SIP शुरू करते हो अगले 25 सालों तक, मतलब 50 साल की उम्र तक। तो इसमें अब यहाँ तुम्हारा टोटल पैसा जो तुमने इन्वेस्ट किया वो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 300 महीने यानी कि अप्रॉक्स 15 लाख रुपए तक हो गया। मतलब 12% नॉमिनल रिटर्न पे 25 साल बाद तुम्हारा पोर्टफोलियो होगा रफली 95 लाख से 1 करोड़ के आसपास। सुनने में 15 लाख से 1 करोड़, भाई मजा ही आ गया। लेकिन अब रियल वैल्यू कैलकुलेट करो। 6% इन्फ्लेशन के साथ आज के 1 करोड़ की परचेसिंग पावर 25 साल बाद सिर्फ 23 से 24 लाख रुपए के बराबर होगी। मतलब सोच रहे हो, तुमने 15 लाख रुपए लगाए, 25 साल तक वेट किया और अब तुम्हें रियल वैल्यू में सिर्फ 23 से 24 लाख रुपए मिले, यानी सिर्फ 8 से 9 लाख का रियल गेन 25 सालों में। अब बताओ मुझे, क्या इस अमाउंट से तुम एक करोड़पति बन जाओगे? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। और ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन की बात है, अभी तो कुछ और भी चीजें हैं जो इस नंबर को और नीचे ले जाती हैं। और ये है नंबर 2, वो इनविजिबल टैक्स जो तुमसे कोई परमिशन नहीं मांगता। सोचो अगर मैं तुम्हारे अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिकली कुछ पैसा काट दूं और तुम्हें कानो कान खबर भी ना लगने दूं, तो जब तुम्हें ये पता चलेगा तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, राइट? बट SIP में भी तुम्हारे साथ हर महीने यही होगा और इस चीज को कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। लगभग हर म्यूचुअल फंड एक एनुअल फी चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के लिए, लाइक फंड मैनेजर की सैलरी, ऑपरेशंस, मार्केटिंग वगैरह, और ये फी सीधा तुम्हारी रिटर्न्स में से ही कटती है। जनरली ये जो फी होती है ना वो 0.5% से लेकर 2.5% तक होती है। अब अगर तुम इस नंबर को कम समझ रहे हो, तुम सोच रहे हो कि भाई 1-2% में क्या ही फर्क पड़ता है, तो क्लियर कर दूं, बहुत फर्क पड़ता है और इसे मैं प्रूफ के साथ तुमको दिखाता हूँ। मान लो वही 5,000 रुपए महीना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो 25 सालों के लिए एंड वही 12% नॉमिनल रिटर्न पर, तो यहाँ अगर एक्सपेंस रेशियो 0 है तो पोर्टफोलियो तुम्हारा 95 लाख से 1 करोड़ तक जाएगा। बट एक्सपेंस रेशियो अगर 0.5% भी है तो इसी में तुम्हारा पोर्टफोलियो 88 से 90 लाख तक रह जाएगा। 1.5% पे 72 से 75 लाख और 2.5% पे रफली 58 से 62 लाख। देख रहे हो, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो बढ़ने से सेम इन्वेस्टमेंट, सेम टाइम, सेम रिटर्न में 30 से 40 लाख का फर्क तक आ सकता है। और ये पैसा कहाँ जाता है? फंड मैनेजर के पास, जो मार्केट से बेटर तो परफॉर्म नहीं कर पाता।
इवन तब भी जब तुम्हारा पोर्टफोलियो माइनस में हो। इसी के साथ एक और चीज, तुम्हारे एक्सपेंस रेशियो के ऊपर कुछ म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड भी होता है। मतलब अगर तुम एक सर्टेन पीरियड से पहले पैसा निकालना चाहो तो तुम पर इसका एडिशनल चार्ज लगता है, और कुछ फंड्स में तो स्टैम्प ड्यूटी का और अलग से होता है। सो ओवरऑल जो रिटर्न तुम सोच रहे हो और जो एक्चुअली तुम्हारे अकाउंट में आ रही है, इन दोनों में अक्सर एक बहुत बड़ा गैप होता है। नंबर 3, इमरजेंसी में तुम्हारा अपना पैसा तुम्हारा नहीं होता। सपोज करो एक लड़का है राहुल नाम का, उम्र उसकी 28 साल है, वो बेंगलोर में IT जॉब करता है। राहुल पिछले 3 सालों से SIP कर रहा है। सैलरी उसकी मंथली 40,000 है, जिसमें से 8,000 रुपए महीना वो हर महीने SIP के लिए अलग निकालता है। अभी तक उसके पास ऑलमोस्ट 3.2 लाख का पोर्टफोलियो बन चुका है। वो खुद पर प्राउड फील करता है एंड सोचता है कि भाई अब तो मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बट फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक दिन अचानक से उसकी कंपनी ले ऑफ अनाउंस करती है, जिसमें राहुल का भी नाम होता है। उसे 1 महीने का नोटिस पीरियड मिलता है और उससे कहा जाता है कि उसके बाद उसे कोई इनकम नहीं मिलेगी। राहुल घबराता हुआ घर आता है और रूम में जाकर अपने सारे खर्चे कैलकुलेट करता है। घर का रेंट 15,000, खाना पीना 8,000, EMI 5,000 और बाकी खर्चे मिला के रफली 35,000 रुपए महीना बैठ रहा है, और सेविंग अकाउंट में सिर्फ 18,000 है। बट एक मिनट, SIP तो है ना 3.2 लाख की। 4-5 महीने तो बहुत प्यार से निकल जाएंगे जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। वो ऐप खोलता है, विड्रॉ रिक्वेस्ट डालता है, और तब उसे रिमाइंड होता है कि जिस ELSS फंड में उसने इन्वेस्ट किया था उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और अभी तो सिर्फ 2.5 साल हुए हैं, यानी 6 महीने और बाकी हैं। ELSS उसने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि किसी ने उसको बताया था कि इससे टैक्स काफी बच जाएगा उसका। बट अब वो इसी के चक्कर में बुरी तरह से फंस जाता है। ये कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है। क्योंकि टेक्निकली तो उसे पता है कि उसके पास पैसे हैं, बट एट सेम टाइम उसे ये भी पता है कि अभी ये मेरे काम नहीं आ पाएंगे। और ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये उस पैटर्न की कहानी है जो इंडिया में लाखों मिडिल क्लास लोगों के साथ होता है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई भी SIP एड, कोई भी इन्वेस्ट करो वाली वीडियो ये नहीं बताती कि SIP से पहले इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी होता है। यानी कम से कम इतना अमाउंट जो बुरे टाइम में 3 से 4 महीने का खर्चा तुम्हारा संभाल सके। फिर चाहे ये सेविंग अकाउंट में पड़ा हो या कैश हो तुम्हारे पास, बशर्ते तुम उसे इमीडिएटली काम में ला सको। क्योंकि देखो SIPs एक लॉन्ग टर्म टूल है, और लॉन्ग टर्म टूल शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज के लिए डिजाइन नहीं होते। ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन क्योंकि तुम्हें ये कोई बताता नहीं है तो तुम इसे इग्नोर कर देते हो, और वो लोग तुम्हें बताएंगे भी क्यों। इमरजेंसी फंड सेल करने में किसी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री का कोई फायदा नहीं होता। नंबर 4, मार्केट क्रैश प्रूफ का वो झूठ जो सच लगता है। ये लास्ट वाला कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है, और यही सबसे डेंजर भी हो सकता है। SIP के बारे में एक बिलीफ है जो हर जगह फैला हुआ है कि SIP में कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, लॉन्ग टर्म में सब रिकवर हो जाता है और तुम्हें एवरेज 12% तक ही रिटर्न मिलता है। और ये थ्योरेटिकली सही भी है, लेकिन रियल लाइफ में एक चीज होती है जो इस थ्योरी को कॉम्प्लिकेट कर देती है, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। मार्च 2020 का वो कोविड वाला क्रैश तो याद ही होगा, जब मार्केट 35 से 40% नीचे आ गई थी, वो भी सिर्फ 40 दिनों में। और उस टाइम जिन लोगों ने 5-7 साल पहले से पेशेंटली SIP की हुई थी, उनका पोर्टफोलियो 1 महीने में ही 30-35% तक नीचे आ गया। मतलब सोचकर देखो, तुमने 5 सालों में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और जैसे ही पोर्टफोलियो 4.5 लाख तक आया, अचानक से कोई पैंडेमिक आया और तुम्हारा पोर्टफोलियो घटकर 2.5 से 3 लाख तक रह गया। अब ऐसे में होता क्या है, एक टाइम के बाद जाकर पोर्टफोलियो पहले जैसे वापस लेवल पर आने लगता है, लेकिन उस मोमेंट पर ब्रेन हमारा ये कैसे मान ले। ऐसे में तो हमें और डर लगने लगता है कि इससे भी और नीचे चला गया तो मेरा तो हो गया बस। और मोस्ट केसेस में एक आम इंसान उसी डर से SIP बंद करवा देता है। AMFI के डेटा के मुताबिक मार्च अप्रैल 2020 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कई ऐसे केसेस आए जहां पर लोग SIP बंद कर रहे थे, यही सोचकर के कहीं उनको और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। जिससे उन लोगों को डायरेक्टली 2 नुकसान हुए। एक तो लॉस होने पर सेल कर दिया और नुकसान करवा लिया, दूसरा बाकी पैसे निकाल कर उन पैसों की रिकवरी मिस कर दी। और जब ऐसे लोगों को ये मालूम पड़ा कि सेंसेक्स ने 2020 के डाउनफॉल से 2021 तक 100% ज्यादा रिटर्न दिए, तो वो बहुत ज्यादा पछता है। यही है ह्यूमन साइकोलॉजी का रिस्क, जो कोई तुम्हें बताता नहीं है। कहने को तो हर एक खुद को सब्र रखने वाला इन्वेस्टर कहता है, लेकिन जब कोई इस तरह का पैंडेमिक आता है तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब पैसा उनके लिए एक बहुत बड़ी जरूरत हो। तो अब आखिर करें क्या SIP हम कभी करें ही ना? तो ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मैं तुम्हें SIP बंद करने को नहीं बोलूंगा, बस कुछ अब ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम स्मार्ट तरीके से SIP कर सकते हो। पहली चीज, एक्सपेंस रेशियो को 1% से कम रखो। जिस भी फंड में तुम इन्वेस्ट करो उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करो। फंड की वेबसाइट पे जाओ या मनी कंट्रोल पे फंड का नाम सर्च करो, वहाँ एक्सपेंस रेशियो क्लियरली लिखा होता है।
इंडेक्स फंड और ETF जैसे निफ्टी 50 फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 0.1% से 0.2% तक होता है और बाकी एक्टिवली मैनेज फंड्स का 1 से 2.5% तक, यानी सेम मार्केट रिटर्न, बट एक की फीस लगभग 10 गुना कम। सिर्फ ये एक डिसीजन 20-25 सालों में तुम्हारे लिए 15-20 लाख तक का फर्क बना सकता है। दूसरी चीज, इमरजेंसी फंड पहले, SIP बाद में। SIP शुरू करने से पहले 3 से 6 महीने के खर्चे का पैसा अलग रख लो और वो पैसा किसी ऐसी जगह हो जहां तुम इमीडिएटली उसको एक्सेस कर सको। अगर तुम्हारा मंथली खर्चा 25,000 है तो 75 से 1.5 लाख तक तुम्हारे पास अलग से होने ही चाहिए। अलग से पैसा बचाना हालांकि बोरिंग लगता है, बट यही बोरिंग चीज तुम्हें राहुल जैसी सिचुएशन में आने से बचा सकती है। तीसरी चीज, फंड चूज करने से पहले लॉक इन समझो। हर फंड का एक लॉक इन पीरियड होता है और एक एग्जिट लोड होता है। ये फंड डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा होता है, बट हम तो भाई वीडियोस देख कर आते हैं, हम देखते गए चीजों को। लाइक जैसे ELSS जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, इसको सिर्फ तब चूज करो जब तुम्हें एक्चुअली टैक्स बचाना हो और ये पैसा तुम 3 साल के लिए लॉक इन करना जेन्युइनली अफोर्ड कर सको। वरना जनरल SIP के लिए ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स हैं जहां ना कोई लॉक इन होता है और एग्जिट लोड 1 साल के बाद तक भी 0 रहता है। और चौथी चीज, रिटर्न हमेशा इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके सोचो। जब भी कोई तुम्हें रिटर्न बताए तो उसी टाइम अपने मन में 6% माइनस कर लो उसमें से, यानी 12% कहीं से सुनी 6% समझ लो उसको, 8% सुनी तो 2% समझ लो उसको। ये एक सिंपल मेंटल हैबिट है जो तुम्हें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचाती है। सो आई होप यहाँ तक मैंने आपके काफी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर जो वीडियो लगी है वो तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, इसे भी जरूर चेकआउट करना। जय हिंद।